Hello everyone and a very warm welcome to Supporting Learners. I hope you all are doing really good. So this is again a KVPY video for you people, and in today's video we are going to solve and discuss part B of KVPY 2018 stream SA Biology MCQs. The part A of this question paper I have already covered in the previous video. I will link that video in the description box, so do click on that link to watch that video as well if you haven't already. If you are new to the channel, then I would suggest you to subscribe to it and also click on the bell icon so that you receive a notification every time a new video is released on the channel. अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं और आपको किसी भी तरह की हेल्प अपनी प्रेपरेशन में इन वीडियोस से मिलती है, then don't forget to like these videos, share them and also comment below. So start करते हैं आज की वीडियो को with question number 1. And the question says, if the genotypes determining the blood groups of a couple are IAIO and IAIB, then the probability of their first child having type O blood is, and options are A 0, B 0.25, C 0.50 और D 0.75. तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें एक कपल के ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप गिवन है और हमें निकालना है कि इनके फर्स्ट चाइल्ड के टाइप ओ ब्लड ग्रुप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो यहाँ पर क्लियरली हमें पेरेंट्स के जीनोटाइप्स गिवन है. दैट इज द जीनोटाइप ऑफ द फादर एंड द मदर, दैट इज IAIO एंड IAIB. ठीक है, और हमें ये बताना है कि फर्स्ट चाइल्ड की टाइप ओ ब्लड ग्रुप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो टाइप ओ ब्लड ग्रुप कब पॉसिबल है? जब जीनोटाइप होगा IOIO, यानी कि दोनों एलील्स क्या होंगे? IO, तभी ब्लड ग्रुप O होगा. अब एक एलील आएगा एक पेरेंट से और दूसरा एलील आएगा दूसरे पेरेंट से. तो यहाँ पर एक पेरेंट के पास तो IO एलील है बट दूसरे पेरेंट के पास IO एलील नहीं है. तो चाइल्ड के, किसी भी चाइल्ड के, नॉट जस्ट द फर्स्ट चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड के टाइप O ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी 0 है. टाइप O ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता चाइल्ड का, बिकॉज पेरेंट एक पेरेंट से IO एलील आ सकता है बट दूसरे से नहीं आ सकता. आप इसको प्यूनेट स्क्वायर से भी करके देख सकते हो. यहाँ पे आप दोनों पेरेंट्स के एलील्स लिख लो. राइट, and then you can do it like this: IAIA, then IAIO, then IAIB and IBIO. These can be the possible genotypes of the children. तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे? IAIA से होगा A ब्लड ग्रुप, IAIO से भी A ब्लड ग्रुप पॉसिबल होगा, IAIB यानी कि AB बिकॉज को डोमिनेंस होता है इसमें, एंड देन दिस विल बी ब्लड ग्रुप B. सो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ द चाइल्ड आर A, B एंड AB. राइट, सो O ब्लड ग्रुप तो पॉसिबल ही नहीं है. सो द आंसर इज A 0. Moving on to question number 2. Question number 2 says a cross was carried out between two individuals heterozygous for two pair of genes was carried out. Assuming segregation and independent assortment, the number of different genotypes and phenotypes obtained respectively would be A 4 and 9, B 6 and 3, C 9 and 4 और D 11 and 4. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है दो इंडिविजुअल्स हैं जो कि हेट्रोजाइगस हैं दो जीन पेयर्स के लिए. तो मान लो कि दो जीन पेयर्स हमारे पास हैं A और B. ठीक है, और ये दोनों इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस हैं उन जीन पेयर्स के लिए. तो जीनोटाइप क्या बन गया? कैपिटल A स्मॉल a एंड कैपिटल B स्मॉल b. दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है दोनों के लिए. ए के लिए भी हेट्रोजाइगस है और बी के लिए भी हेट्रोजाइगस है. राइट,
अब हमें निकालना है द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स अगर हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं। अगर हम इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स आएंगे और फिनोटाइप्स आएंगे। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स is equal to 2 raised to the power n, where n is equal to the number of heterozygous gene pairs, right? So यहाँ पर हमारे पास number of phenotypes कितने हो जाएंगे, number of phenotypes will be, तो यहाँ पर हमारा n कितना है 2, because number of heterozygous gene pairs is 2. This is one and this one is the other one. ये एक heterozygous pair है और ये दूसरा heterozygous pair है. So n is equal to 2. So यहाँ पर the number of phenotypes will be equal to number of phenotypes will be equal to 2 raised to power 2, that is equal to 4. And the number of genotypes, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का फॉर्मूला होता है 3 raised to the power n, where n is again number of heterozygous gene pairs, right? So the number of genotypes will be equal to 3 raised to power n, that is 3 raised to the power 2, that is equal to 9. तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, मतलब आपको पहले जीनोटाइप बताना, जीनोटाइप का नंबर बताना है, उसके बाद फिनोटाइप का नंबर बताना है। तो जीनोटाइप का नंबर है 9 और फिनोटाइप का नंबर है 4. सो ऑप्शन सी 9 and 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, if the H plus concentration of an aqueous solution is 0.001 molar concentration or moles per liter, then the pOH of the solution would be A 0.001, B 0.999, C 3 और D 11. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, हमें pOH निकालना है. तो pH का फॉर्मूला होता है pH is equal to minus log of H plus ion concentration, right? So minus log of 0.001. So minus log of 10 raised to power minus 3, right? So pH will be equal to 3. Now we know that pH plus pOH is equal to 14, right? तो हमें pOH की वैल्यू निकालनी है. pOH will be 14 minus pH. So 14 minus 3 will be equal to 11. So यहाँ पर pOH आ जाएगा हमारा 11. So option D 11 is the right answer for this question. Moving on to question number 4. Consider the following vision defects listed in the column 1 and 2 and the corrective measures in column 3. Choose the correct combination. तो यहाँ पर आपको देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से, राइट? क्लास 10th का क्वेश्चन है ये. सो 10th क्लास की अपनी साइंस की NCERT भी पढ़कर जाना. 10th क्लास लेवल क्वेश्चंस भी KVPY में आ जाते हैं. अब हाइपरमेट्रोपिया जो है दैट इज कॉल्ड फार साइटेडनेस, बिकॉज इसमें क्या होता है, नियर विजन जो होती है, पास की चीज़ें इंसान को ब्लरी दिखती हैं और फार ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो दूर होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो क्लियरली दिखते हैं. ठीक है, तो फार साइटेडनेस कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया को. एंड हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कन्वेक्स लेंस, राइट? सो P, 2 एंड A ये ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको तीनों कॉलम्स को मैच करना है. तो P, 2 और A इन ये तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पर. सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर मायोपिया. मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस, क्योंकि इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो पास होते हैं वो क्लियरली दिखते हैं, बट फार ऑब्जेक्ट्स जो है दैट अपीयर ब्लरी. एंड फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया वी यूज कॉन्केव लेंस. तो यहाँ पर Q1 और B, Q1B is matching. So Q1B is option B, right? So option B is the right answer for this question. Moving on to question number 5.
Question number 5 says, which one of the following properties causes the plant tendrils to coil around a bamboo stick? A. Tendril has spines. B. The base of the tendril grows faster than the tip. C. The part of tendril in contact with the bamboo stick grows at a slower rate than the part away from it. और D. The tip of the tendril grows faster than the base. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको 10th क्लास साइंस से आया हुआ है. हमने ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट सारी चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन है और यहाँ पे बात करी गई है टेंड्रिल्स की. तो टेंड्रिल्स का काम क्या होता है? टेंड्रिल्स बेसिकली दे आर द कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट फॉर क्लाइंबिंग. ठीक है, ये टेंड्रिल्स प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं बिकॉज दीज प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल pea plant, this has got a weak stem, so these tendrils basically help the plant to climb. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है प्लांट टेंड्रिल को टू कॉइल अराउंड अ बैम्बू ट्री. किस प्रॉपर्टी की वजह से प्लांट टेंड्रिल की कॉइलिंग होती है अराउंड अ बैम्बू ट्री, ये बताना है. सो यहाँ पर देखो, क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 120 पेज पर देखना. यहाँ पर आपको ये लाइन देखने को मिलेगी कि these tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object. तो जो पार्ट टेंड्रिल का जो पार्ट कांटेक्ट में होता है ऑब्जेक्ट के, यानी कि यहाँ पर इस केस में बैम्बू स्टिक के, वो रैपिडली ग्रो नहीं कर पाता और जो पार्ट टेंड्रिल का अवे होता है ऑब्जेक्ट से वो रैपिडली ग्रो करता है. राइट. सो इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से टेंड्रिल जो है वो सर्कल कर पाता है अराउंड दी ऑब्जेक्ट. राइट. तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द बैम्बू स्टिक ग्रोज एट अ स्लोअर रेट देन द पार्ट अवे फ्रॉम इट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर टेंड्रिल्स कैसे कॉइल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए ना. यहाँ पर टेंड्रिल को एक सपोर्ट चाहिए होता है कॉइल करने के लिए. तो ये सपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल बैम्बू स्टिक. बैम्बू स्टिक के अराउंड ये टेंड्रिल कॉइल करेगा. So for example, if this is the bamboo stick and this is the tendril, this is the tendril, तो ये वाला जो पार्ट है, this is in contact with the bamboo stick. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, this is away from the bamboo stick, away from bamboo stick. ठीक है, तो जो पार्ट टेंड्रिल का जो पार्ट कांटेक्ट में है बैम्बू स्टिक के, ये वाला पार्ट, दिस विल नॉट ग्रो रैपिडली. ये रैपिडली ग्रो नहीं करेगा. और जो पार्ट अवे है बैम्बू स्टिक के, ये रैपिडली ग्रो करेगा. दिस शोज अ रैपिड ग्रोथ. ठीक है, रैपिडली ग्रोज. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पार्ट अवे है बैम्बू स्टिक के, वहां पर ऑक्सिन का सिंथेसिस होगा. ठीक है, और ऑक्सिन का सिंथेसिस होगा. ऑक्सिन हेल्प करता है ग्रोथ में. सो ये वाला पार्ट रैपिडली ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन. राइट. और यहाँ पर ऑक्सिन का सिक्रीशन कम है, लेस ऑक्सिन इज देयर, सो दिस विल नॉट शो रैपिड ग्रोथ. राइट. और इसी डिफरेंस की वजह से क्या है, जो टेंड्रिल है वो ग्रो कर पा रहा है. देयर इज अ डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट्स. यहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा है और यहाँ पर ग्रोथ रेट कम है. तो इस डिफरेंस ऑफ ग्रोथ रेट की वजह से ये टेंड्रिल कॉइल कर पा रहा है अराउंड अ बैम्बू स्टिक. सो दिस ग्रोथ इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये एक डायरेक्शनल ग्रोथ है एंड द प्लांट इट अपीयर्स टू बी मूविंग. इस डायरेक्शनल ग्रोथ की वजह से ऐसा लगता है प्लांट मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस टाइप की जो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म. right? So I hope you are able to understand it, and that's it for today's video. We have covered the part B of this question paper, and if you found this video useful, then don't forget to give it a like,
Subscribe to the channel if you haven't already, and also hit the bell icon so that you're notified every time a new video is released. And just stay motivated, and I will see you in the next video.